नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की सियासत इस वक्त कई बड़े मोर्चों पर एक साथ उबल रही है। एक तरफ सम्राट चौधरी के लीडरशिप में कैबिनेट विस्तार का सस्पेंस अपने आखिरी दौर में है, जहां अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ मंथन के बाद नई टीम लगभग तय मानी जा रही है। तो दूसरी तरफ एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग और चेहरों को लेकर खींचतान की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। इसी बीच बीजेपी के भीतर भी पावर टसल सियासी तापमान बढ़ा रहा है, जहां सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के फैसलों को लेकर टकराव की चर्चा तेज है। उधर लालू प्रसाद यादव परिवार को सरकारी आवास खाली करने का अल्टीमेटम एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे चुका है। इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वस्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बिहार में कैबिनेट विस्तार का जो सस्पेंस अब खत्म होने की कगार पर है। सम्राट चौधरी जिस तरह से दिल्ली आए, दिल्ली से अब पटना लौट रहे हैं। अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ मंथन के बाद लिस्ट जो है वो लगभग फाइनल मानी जा रही है। 6 मई को ऐसा कहा जा रहा है कि नए मंत्रियों का जो ओथ है वो पॉसिबल है और एनडीए में सीट शेयरिंग भी तय हो चुकी है। लगभग जिस तरह से मिनिस्टर्स का बंटवारा होना है, एक्सपेंशन से पहले एनडीए में इस तरह से इंटेंस कोऑर्डिनेशन हुआ। नीतीश कुमार से मीटिंग के बाद बीजेपी जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग और पोर्टफोलियो पर समझ बनी। जेडीयू, हम और एलजेपीआर कोटे को लेकर भी जो खींचतान थी वो कहा जा रहा है कि अब थम जाएगी। और जिस तरह से बीजेपी जेडीयू में बैलेंस की बात हो रही थी, कास्ट इक्वेशन की बात हो रही थी, यूथ के रिप्रेजेंटेशन पर फोकस की बात हो रही थी, उसमें क्या लग रहा है आपको, क्या क्या किन किन नामों की चर्चा है जब कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको जो मतलब जिस पर डिपेंड करेंगे ये नाम जो आएंगे मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त? जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो खींचतान थी बीजेपी के अंदर भी और एनडीए के अंदर भी, जदयू बीजेपी में, वो लगता है सब अब सुलह हो चुका है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली गए हैं, वहाँ उन्होंने अमित शाह से मिला है। कई बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, जो कि ये दर्शाता है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उनके कामकाज का जो तरीका होगा वो भी थोड़ा अलग हट करके होगा और केंद्र के साथ तालमेल करके होगा। जैसे वो निर्मला सीतारमण से मिली, अश्विनी वैष्णव से मिले हैं, साथ ही राजनाथ सिंह से मिले हैं, तो और कई नेताओं से मिले हैं, कई मंत्रियों, कैबिनेट स्तर के कई मंत्रियों से मिले हैं। और अमित शाह से मिलने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का की जो सूची है, वो बीजेपी के नेताओं की जो सूची है उस पे भी अब नाम लगभग तय ही हो चुका है। देखिए, पहले जो जदयू और बीजेपी के अंदर जो खींचतान थी, जदयू ये चाहती थी कि मंत्रिमंडल में उसे प्रतीकात्मक तौर पे भी ही सही, लेकिन एक मंत्रालय बीजेपी से ज्यादा मिले, ऐसा नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है 15-15 मंत्रालय मिलेंगे बीजेपी को, जदयू को 2 मंत्रालय एलजेपी आर को मिलने हैं और एक मिलेंगे मांझी जी के पार्टी को और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। तो यहाँ पे बीजेपी और जदयू दोनों में समान रूप से मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। तो ऐसा नहीं है कि अब इस मंत्रिमंडल में जदयू अपने आप को ये बता पाएगी कि एक सीट ज्यादा मिला, इस मंत्रिमंडल में अहमियत है। इस तरह का जो प्रयास था, जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक रस्साकसी चली थी कुछ वक्त तक, तो वो अब सुलझ गई है। दूसरी बात है कि बीजेपी के अंदर भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के काफी हद तक जो चीजें हैं वो अब स्पष्ट हो गई हैं। अब जहां तक एलजेपी-आर का बात है, तो एलजेपी-आर में 2 सीटें जाएंगी। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को, मांझी जी को जाएंगी। उन दोनों के जो बेटे हैं वही मंत्री बनेंगे। एक ये भी कयास लगाया जा रहा था कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को दोबारा बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, क्योंकि अभी तक वो एमएलसी नहीं बन पाए हैं। तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बन जाएंगे। वो अपनी उनकी जो पहली स्थिति थी पूर्व सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, वो बरकरार रखेगी। और जहां तक जदयू में कौन कौन मंत्री बनेंगे, तो जदयू का तो लिस्ट फाइनल है। लगभग वो सारे लोग बनेंगे जो पहले नीतीश कुमार के साथ थे, यानी 2020 में जो थे वो लगभग सारे लोग बनेंगे। उसमें 1-2 लोग के नामों में ही बदलाव हो सकता है। और वो जो जिन्हें टीम निशान बार बार कहा जाता है,
जो दरअसल जो जदयू के जो नेता हैं उनके ही बेटे जो विधायक हैं उनकी एक टीम है, तो वो बन सकते हैं। नए में ऐसा हो सकता है कि मनीष वर्मा भी मंत्री बनाया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार से पिछले कुछ दिनों में कई दफा उनकी मुलाकात भी हुई है, और अभी जून में एमएलसी का चुनाव भी होना है विधायक कोटे का। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो विधायक नहीं भी बने हैं लेकिन एमएलसी बन करके और वो मंत्री मंडल में शामिल हो सकते हैं, जिसमें मनीष वर्मा का भी एक नाम आ रहा है। बीजेपी में भी सारी बातें हैं। देखिए, बीजेपी में अब कोई टकराहट जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अमित शाह का जो अनुशासन है वो मुझे लगता है कि प्रभावशाली हो सकता है। खासकर अब जबकि चुनाव परिणाम आए हैं पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल में तो अमित शाह ही डेरा डाले हुए थे, और वो ये जो मुख्य जो कैंपेन था बीजेपी की ओर से वही संभाले हुए थे। तो बीजेपी का मनोबल, बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मनोबल इस समय ऊंचा होगा, तो वो संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे अनुशासन के तरीके से। तो जो भी बागी लोग, बागी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिन लोगों के मन में असंतोष है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उन लोगों के बीच संतुलन कायम हो जाएगा और अनुशासन के जरिए होगा। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को खुश किया जाए, किसी को कोई अहम पद दिया जाए, तो इस तरीके की बातें नहीं होगी, अनुशासित तरीके से ये होगा। ये जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो सम्राट चौधरी भी यही चाहते हैं, और खासकर इन्हीं मुद्दों पे बातचीत हुई है कि अगर वो कुछ विकास का कार्य कर पाए, क्योंकि बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है पहली दफा बना है, तो नीतीश कुमार ने विकास और सुशासन की जो लंबी लकीर खींची है, इससे भी बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी सम्राट चौधरी को इन्हीं 5 साल के कार्यकाल में, वरना उनके हर 1 साल के बाद या हर किसी एक घटना के बाद उनकी समीक्षा नीतीश कुमार के कार्यकाल से हो जाएगी। तो जो लंबी लाइन खींचनी है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का तालमेल होगा, और बीजेपी के यहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश कुमार अब है भी नहीं, तो तालमेल होना स्वाभाविक भी है, लाजमी भी है। तो तालमेल होकर के विकास का कार्य हो, तो ऐसे में जो बीजेपी में कोई ऐसा नेता कोई मंत्री न बन जाए जो एक असंतुलन हो या आंतरिक जो खींचतान हो उसको फिर हवा मिल जाए। तो इस तरीके से बिंदुओं पे बातचीत दिल्ली में हुई है। तो जो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे बीजेपी के लोग, वो आपसी तालमेल के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि अब देखिए, अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की इतनी बड़ी जीत नहीं होती, तो ऐसा हो सकता था कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी मंत्रिमंडल में जो नाराज लोग हैं उनको खुश करने का भी प्रयास करें। लेकिन इस वक्त जो परिस्थितियां बदली हैं, जो राजनीतिक प्रभाव बदला है केंद्रीय नेतृत्व का, जो प्रभाव पड़ा है, तो प्रभाव का कारण यही होगा कि वो अनुशासन के जरिए एक संतुलन कायम करने का प्रयास केंद्रीय नेतृत्व करेंगे। और ये जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये 10 या 11 तारीख को हो सकता है। गांधी मैदान में बड़े पैमाने पे होगा, जैसे कभी मुख्यमंत्री का हुआ करता था। एक सादे समारोह में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिए हैं, लेकिन जो बिहार में जो इस बार मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा गांधी मैदान में, वो वही वास्तव में बीजेपी का अपना सीएम बनाने का जश्न होगा, जिसमें गुजरात जश्न की भी झलक होगी, और बिहार में बीजेपी की पहली दफा अपने सीएम बनने का जो जश्न होगा वो भी होगा। तो ये जहां तक मेरी जानकारी है 10 या 11 मई को ही ये पटना के गांधी मैदान में बड़े पैमाने पे मंडल में शामिल जो लोग होंगे वो लोग शपथ लेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हम कह रहे थे कि बंगाल चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि बिहार में जेडीयू का पोजीशन क्या होगा और जेडीयू में कितने मिनिस्ट्री जाएगी। सर, सोर्सेज के मुताबिक दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, ऐसे कई नाम हैं। बीजेपी के कोटे से नीतीश मिश्रा का भी नाम आ रहा है, बीजेपी से, जेडीयू से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह समेत जो पुराने मंत्री हैं उनका नाम आ रहा है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन, बिल्कुल उनका स्ट्रांगली वो नाम आ रहा है। दीपक प्रकाश को लेकर जिस तरह से चर्चा चल रही थी, लेकिन एक ये भी है कि दीपक प्रकाश अगर फिर से मंत्री बनाए जाते हैं तो उनके पास जो टाइम स्पैन जो 6 मंथ्स वाला होता है, जिसमें एमएलसी या एमएलए बनते हैं, तो वो फिर से रिन्यू हो जाएगा और वो फिर से 6 महीने के लिए हो जाएगा। इसी तरह से सर, एक और नाम विजय सिन्हा को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि विजय सिन्हा, ये कहा जा रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और सम्राट सरकार जो है वो गृह मंत्रालय उनको देने के पक्ष में नहीं है। पथ निर्माण समेत 2-3 मंत्रालय
सम्राट सरकार चाहती है कि विजय सिन्हा के पास चला जाए, लेकिन उस पर भी अभी बात नहीं बन रही है। लगातार ये बीजेपी के जो दो शीर्ष नेताओं के बीच पावर टसल खुलकर सामने भी आ रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लेते हुए जो 47 सीईओ को का जो सस्पेंशन था उनको वापस लिया है, जिन्हें विजय सिन्हा ने मार्च में कलेक्टिव लीव पर जाने के कारण निलंबित कर दिया था। और इतना ही नहीं, विभाग के जो प्रधान सचिव का ट्रांसफर और प्रोटेस्ट पीरियड को लीव मानना भी इसी पावर शिफ्ट की ओर इशारा करता है। जिस तरह से हम देखें कि जो प्रोटेस्ट पीरियड था उसको अब सरकार मान रही है कि अवकाश ही था, और प्रशासन इसे सॉफ्ट अप्रोच बता रही है, लेकिन इस सियासी गलियारों में इसे क्रेडिट वॉर और डोमिनेंस की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। ये आपस में वर्चस्व की लड़ाई रही है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच, और आप इस तर्क से पूरे तरीके से इनकार कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि रह रह कर बयान विजय सिन्हा का आया भी है। लेकिन जो नई सरकार का गठन होगा उसमें अब जो भी होगा, जो भी मंत्रालय उनको मिलेगा, वो निश्चित तौर पे पुराने तेवर वाले नहीं, बल्कि एक सहयोगात्मक तरीके से वो काम करेंगे। और अब सम्राट चौधरी को या केंद्रीय नेतृत्व को बिहार सरकार में आपस में रस्साकसी नहीं चाहिए। आपस में अब पिछले बार की तरह किसी तरीके का टकरार नहीं चाहिए। देखिए, विजय सिन्हा की जो बात थी, जो गुस्सा था उनका, उसका इकलौता कारण कोई सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना नहीं था। जब नीतीश कुमार थे तो एक जदयू में ललन सिंह जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी प्रभावशाली मंत्री हैं, उनका बहुत प्रभाव है नीतीश कुमार के ऊपर, तो उनसे एक टकराहट होती थी। दोनों का संबंध मुंगेर और लखीसराय से भी है। तो ललन सिंह और विजय सिन्हा के बीच एक आपसी टकराहट थी, उसको लेकर के भी एक बौखलाहट थी, जो कि विजय सिन्हा के तेवर में था जब वो भू राजस्व मंत्री थे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो विजय सिन्हा की जो नाराजगी रूपी जो आग है, इसकी चिंगारी सम्राट चौधरी से जुड़ी है, ये बात नहीं है। तो हाँ, वो जब आए और सीओ को जिस तरीके से हटाए, बाद में सम्राट चौधरी ने उस समस्या का निदान किया। सीओ की जो मांगे थी, अंचलाधिकारियों की मांगे थी, सीआई जो क्लर्क हैं उनकी जो मांगे थी, उनको उनकी मांगे मांग ली गई, उन लोगों को वेतन दिया गया है, काम पे वो लोग वापस आ गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ये जो मसला है वो विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी के बीच टकराहट का नहीं था। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बीजेपी में जो लोग जिन लोगों के बीच एक असंतोष की लहर थी, तो वो जाने अनजाने विजय सिन्हा उनको आवाज दे बैठे, तो इसीलिए वो चीजें झलक रही थी। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता है कि सब कुछ संतुलित तरीके से और आपस में जुड़ करके काम करें, और एक बहुत ही कम समय में जो नई सरकार है, सम्राट की जो सरकार है, वो विकास की एक लंबी लाइन खींचे। और देखिए, गृह मंत्रालय विजय सिन्हा चाहते थे, या केवल विजय सिन्हा ही नहीं, बीजेपी का एक ग्रुप चाहता था, जो कि नाराज था इनके मुख्यमंत्री बनने से, कि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय नहीं रहे। लेकिन गृह मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा तो फिर वही काम में टकराहट हो सकती है। आप देखिए कि गठबंधन की सरकार है, उसमें एक हिस्सेदार है बीजेपी, न कि बीजेपी की अपनी पूर्ण सरकार है दूसरे राज्यों की तरह। और वहां भी बीजेपी के अंदर भी अगर 2 पावर पॉइंट हो जाएं तो फिर काम कैसे हो पाएगा? तो और उसके बाद बीजेपी की कैसी छवि होगी? क्योंकि पहली दफा बीजेपी की सरकार आई है और ये जो चुनाव जीता गया है वो नीतीश कुमार के चेहरे पे जीता गया है। उस जीत में नीतीश कुमार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो ऐसे में नहीं चाहती है बीजेपी कि कोई टकराहट हो, इसलिए निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा, ताकि सब कुछ संतुलित रहे। और सम्राट चौधरी जो दिल्ली से लौट के आए हैं, इसमें मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है, इस पे तो अमित शाह की मुहर लगी ही नहीं है। साथ ही साथ उनको निर्देश भी दिया गया कि कैसे काम करें और उसमें क्या-क्या अड़चनें आ सकती हैं। अपने अंदर से क्या, यानी बीजेपी के अंदर से क्या आएगी, जदयू के अंदर से क्या आएगी, और उन सबों पे विचार विमर्श हुआ है। तो पूरी तरीके से सम्राट चौधरी जो हैं, वो सब एक कहा जा सकता है कि मोर्चा संभाले हुए हैं। यानी आने वाले समय में जदयू की ओर से उनको क्या-क्या चुनौतियां मिल सकती हैं, क्योंकि निशांत कुमार भी सक्रिय हैं। अब निशांत कुमार देखिए कि 3 मई से चंपारण से उन्होंने यात्रा शुरू कर दी है। तो वो क्या राजनीतिक रंग लाएगी अभी नहीं, लेकिन 6 महीने बाद, साल भर बाद उसकी क्या परिणति हो सकती है। जदयू के भी नेता गाहे-बगाहे ऐसे बयान देते हैं, डबल मीनिंग बयान देते हैं। जैसे डबल मीनिंग का मतलब एक है कि वो सरकार में हैं, शामिल सरकार में हैं
और पूरे विश्वास के साथ हैं, और एक ऐसा भी कि जदयू को अपनी जो ताकत है उसका जो हूबहू वो आभास भी है, और उस ताकत का वो इस्तेमाल भी करेगी। तो ऐसे में क्या परिणाम होगा निशांत कुमार की राजनीतिक यात्रा या उनकी जो राजनीतिक गतिविधि का, तो हर पहलुओं पे जदयू की ओर से क्या चुनौती, बीजेपी के अंदर खाने से क्या चुनौती, सब मिलजुल करके जितनी भी चुनौतियां हैं सब पे विचार विमर्श हुआ है। तो ये जो सरकार है वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में है, और ऐसा कोई डिजाइन नहीं चाहती है केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी की कि सम्राट चौधरी को काम करने में परेशानी हो, और किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए जो गृह मंत्रालय है वो विजय सिन्हा को नहीं मिलेगा, और वो सम्राट चौधरी के पास ही रहेंगे। और हाँ, स्पीकर का एक पद है, तो स्पीकर का पद हो सकता है कि फिर विजय सिन्हा मंत्रिमंडल में शामिल ही ना हो। तो विजय सिन्हा को कैसे बीजेपी कहाँ रखती है, कैसे उपयोग करती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन गृह मंत्रालय निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा, और ये एक सशक्त चेहरा सम्राट चौधरी का इस मौजूदा सरकार में है। वो मुख्यमंत्री हैं और वही सशक्त ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके समानांतर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है किसी दूसरे नेता को मजबूती के साथ खड़ा कर दे, ऐसी बातें नहीं है। बिल्कुल सर, निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा हो रही है, सद्भाव यात्रा को लेकर भी उनकी चर्चा हो रही है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पार्टी में उनकी मजबूत स्थिति बनाई जा रही है, कोई पद मिल सकता है, क्या चर्चा है, क्या अंदर खाने चल क्या रहा है जेडीयू में निशांत कुमार को लेकर? देखिए जी, निशांत कुमार अपनी राजनीतिक समझ एक तरीके से पहली राजनीतिक यात्रा पे हैं, या यूं कहा जाए कि पहली बार वो संगठित तरीके से कोई राजनीतिक रूप से वो सक्रिय हो रहे हैं। वो चंपारण से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, और हूबहू वही जैसे पहले उनके पिता नीतीश कुमार वहां से यात्रा शुरू किए थे। लेकिन ये जो उनकी यात्रा है वो निश्चय रथ जिस पे वो सवार होकर यात्रा कर रहे हैं वो निश्चय रथ है, और उसके बाद वो सद्भाव यात्रा में निकल चुके हैं। तो वो अपने इस यात्रा के दौरान अपने जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो मूल जनाधार है, इसके मनोबल को बचाए रखना चाहते हैं, और उससे रूबरू होना चाहते हैं। जितने भी स्थानीय नेता हैं उनसे रूबरू होना चाहते हैं। तो ये बिना सरकार में शामिल हुए और अब तक बिना पार्टी में शामिल हुए वो एक तरीके से प्रभावशाली राजनीतिक सक्रियता की ओर बढ़ रहे हैं, और उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं। कई कई मंत्री हैं, कई कद्दावर नेता हैं, श्रवण कुमार आदि भी हैं। तो कहीं न कहीं उनको अब जो अपना जो मूल जनाधार है, अति पिछड़ा समाज और लौकुश समाज, इसके नेता के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में उनके चेहरे को स्थापित करने का प्रयास जदयू की ओर से हो रहा है। तो जो जदयू की चुनौती है, जिस तरीके से देखिए कि बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है, एक तरीके से पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से विजय हुई है, एक बहुत ही कठिन जीत बीजेपी ने हासिल की है, और बहुत बड़ी जीत हासिल की है। तो ऐसे में ये अगर कोई ये कह दे कि बीजेपी अपने बलबूते बिहार में भी सरकार बना ले, तो ये कहना आज के समय में अब कोई अतिशयोक्ति नहीं रह गई है। तो ऐसे में जदयू को अपना जो उनकी जो सियासी जमीन है उसको बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए निशांत कुमार अब सक्रिय हैं राजनीति में, और वो सक्रिय रहेंगे। लेकिन वो सरकार में तो शामिल नहीं होंगे, पार्टी में किस पद पे शामिल होंगे, ये अभी तक इसका कोई संकेत नहीं। हालांकि श्रवण कुमार का एक बयान आया है जिसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि पार्टी का नेतृत्व उनके हाथ में दिया जाएगा, या वो उनको पार्टी का हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल वो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे नहीं। हाँ, जदयू के अंदर जो खिमेबाजी है वो रह रह के इस तरह उसमें एक उबाल आता है। वो एक ग्रुप है जो चाहता है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो न रह करके वो निशांत कुमार बन जाए। वो जो पद है उनके पास वो उनके हाथ से निकल जाए, और ये वो जो ग्रुप है वो चाहता है कि निशांत कुमार के पास वो आ जाए। तो एक तरीके से पार्टी में उनकी मौजूदगी भी हो जाएगी। हालांकि अभी पार्टी में 24 महत्वपूर्ण पदों पे लोगों को बैठाया गया था, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव जैसे कई पद हैं, उसमें निशांत कुमार का नाम कहीं है नहीं। हालांकि सरकार में शामिल हो या न हो, पार्टी में निशांत कुमार को शामिल होना चाहिए। हर चीज से 2 कदम पीछे हट करके, और काम करने का एक जो नया जो तरीका है वो हो सकता है कि वो आगे चल के राजनीतिक भूल भी साबित हो। क्योंकि पार्टी में पद चाहिए, जो पार्टी में पद हो तब जाके वो पार्टी के अंदर जो पदाधिकारियों की जो खेमेबाजी है उनको संतुलित कर पाएंगे।
तो अब देखने वाली बात है कि निशांत कुमार की राजनीति कैसे है, क्योंकि एक जो तर्क जो स्वयं निशांत कुमार के द्वारा या निशांत कुमार के लोगों के द्वारा दिया जा रहा था कि वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की तरह ऐसा नहीं वो दिखना चाहते हैं कि पहली दफा आए और सरकार में चले गए, पहली दफा आए और पार्टी में बहुत बड़े पद पे चले गए। देखिए, कोई एक तर्क के सहारे राजनीति नहीं हो सकती है। जब उनके उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो उनको सशक्त पद मिले, तो अगर वो सरकार में नहीं आए तो कम से कम संगठन में आए, और संगठन में आएंगे, जब वो पद पे आएंगे तभी जो अपने लोगों को नियुक्त भी कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग जो नए लोगों से जुड़ेंगे, वो किसी न किसी लीडर से जुड़ करके वो चाहता है कि पार्टी में वो भी पद पे आए, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे आए। तो ये भी निशांत कुमार को करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल। करने के लिए पहले तो वो लोगों को समझे, बाद में कुछ लोगों को चिन्हित करके पार्टी के अलग-अलग ज़िम्मेवारियों से लोगों को जोड़े। तो इसके लिए निशांत कुमार को भी पार्टी के पद पे आना चाहिए। तो ये श्रवण कुमार की माँग है। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता नहीं दिखता है, हुँ। क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो जो अभी 24 लोगों की सूची जारी हुई थी, उसमें निशांत कुमार का नाम होता। बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया, क्योंकि एक ही लॉजिक से हम दोनों दीपक प्रकाश और निशांत कुमार को नहीं देख सकते, क्योंकि आरएलएम में जिस तरह से हमने देखा कि कई तरह के विरोध के सुर उठे, और निशांत कुमार को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि जेडीयू के बड़े नेता में लगातार वहाँ चाह रहे उपेंद्र कुशवाहा अभी राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हुए नहीं, तो सक्रिय हैं। हैं। और बिल्कुल। ऐसा भी कोई नहीं है कि हाँ, वो आने वाले साल 2 साल में राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो जाएँगे। और हाँ। नीतीश कुमार की स्थिति नहीं है, वो जब उन्होंने अपना एक पद छोड़ा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है, दिल्ली से वो बिहार से दिल्ली चले गए हैं, तो वहाँ पे गैप है। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई गैप नहीं बनाया है, इसलिए उनके बेटे को लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। बिल्कुल, और और यहाँ तो 2025 से जैसे निशांत कुमार को आगे लाया गया, उसके बाद दीपक प्रकाश अचानक से आए, अचानक से स्टेज पे चढ़े और मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। सर, लालू यादव पे हम बात कर लेते हैं। जिस तरह से लालू यादव परिवार को 10 सर्कुलर रोड बंगलो खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। पहले भी 25 नवंबर 2025 को नोटिस जारी हुआ था, लेकिन कंप्लायंस नहीं हुआ। इस घर में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव भी रहते हैं। रोहिणी आचार्य इसे पॉलिटिकल टारगेटिंग बता रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है या वाकई कोई पॉलिटिकल प्रेशर है ये मूव, क्योंकि क्या ये प्योरली जो है वो लीगल प्रोसेस है या सिंबॉलिक पावर प्ले है? नहीं, देखिए, इसके राजनीतिक मायने भी हैं और प्रशासकीय मायने भी हैं। पहली बात ये कि इनको 15 दिन की नोटिस अभी गई है, इससे 5 महीने पहले भी उनको नोटिस दे दी गई थी। तो बिल्कुल। 5 महीने का समय बीत गया, वो खाली नहीं कर पाए। तो अब जाके उन्हें 15 दिन का एक नोटिस मिला है। लालू यादव जब 2005 में जब वो चुनाव हारे थे, तो मुख्यमंत्री आवास भी आसानी से खाली नहीं किए थे, बल्कि उनको खाली करवाने के लिए नोटिस पे नोटिस दिया गया था। तो एक तो ये प्रशासकीय कार्य भी है कि वो अब 15 दिन के अंदर खाली कर दें। दूसरी बात ये है कि अभी अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है, और उस अतिक्रमण हटाने के क्रम में स्वयं मुख्यमंत्री का जो अपना घर है तारापुर में, उसकी सीढ़ियाँ भी तोड़ी गई हैं। ऐसे में सवाल उठना लाज़मी है कि फिर जो नेता हैं या खासकर लालू यादव हैं, वो किस अधिकार के तहत वहाँ पे हैं? ये सवाल कोई भी उठा सकता है। ये सवाल ज़रूरी नहीं कि मतलब कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी के लोग उठा सकते हैं, कोई बुद्धिजीवी भी उठा सकता है। तो ऐसे में उनको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। एक तो लालू यादव आसानी से घर खाली करते नहीं हैं। दूसरी बात है कि 5 महीना पहले ही उन्हें घर आवास खाली करने का नोटिस मिला था। दूसरी बात है कि राबड़ी देवी जो प्रतिपक्ष की नेता हैं विधान परिषद में, तो उसके कारण उनको हार्डिंग रोड स्थित आवास क्रमांक 39 में उनको घर चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे वो गए नहीं हैं। तो ये इसके राजनीतिक मायने इसलिए भी हैं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, तब उनको 5 महीने उनको एक नोटिस मिला था, लेकिन कोई कोई अगला नोटिस नहीं मिला था। अब सम्राट चौधरी आ गए हैं, तो बहुत ही कम टाइम में, कम ड्यूरेशन में उन्हें मात्र 15 दिन का एक नोटिस मिला है। और जो देखिए कि नीतीश कुमार जैसे ही पद छोड़े, वैसे उन्होंने अपना आवास भी खाली कर दिया। तो एक मिसाल नीतीश कुमार दी है, और खाली करके सीधे लालू यादव के बगल वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं, पड़ोसी बन गए हैं। तो जो सम्राट चौधरी हैं, अब नीतीश कुमार के जो पड़ोसी हैं, उनको वहाँ से वो हटाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई है या जो प्रशासकीय जो तरीका है, वो उसको अपनाना शुरू कर दिए हैं। तो इसके राजनीतिक मायने इसलिए भी हैं
चूँकि अतिक्रमण हटना है, तो फिर जो जिसका जिस घर में रहने का, जिस सरकारी आवास में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो भी वहाँ से हटे। हाँ, लालू यादव के जो परिवार के लोग हैं, उनकी बेटी हैं, रोहिणी आचार्य हैं या तेजस्वी यादव हैं, वो लोग तंज कसते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नहीं है कि लालू यादव के साथ कोई राजनीतिक तौर पे कोई निचले स्तर पे जाके कोई कार्रवाई हो रही है। ये एक स्वाभाविक कार्रवाई है और खुद नीतीश कुमार ने ही एक मिसाल पेश कर दी है। अब आरोप लगाने के लिए बहुत सारे आरोप हैं। दूसरी बात ये है कि लालू यादव तो अब राजनीति में अब उस तरीके से सक्रिय रहे नहीं हैं। 2025 के चुनाव परिणाम में मात्र एक दफ़ा वो केवल दानापुर का जो सीट था, वहीं उन्होंने रोड शो किए था। उसके अतिरिक्त उनकी कोई सक्रियता रही नहीं है। तो अब उनके नाम पे केवल संवेदना लूटना या उनके नाम पे कुछ भी आरोप लगा करके लोगों की जो भावनाओं को आहत करने का या जीतने का जो प्रयास रोहिणी आचार्य या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव करते रहते हैं, तो वो एक तरीके से समझिए कि वो बिल्कुल शुद्ध वो राजनीतिक रूप से उनका वो कार्य है। लेकिन सम्राट चौधरी का जो निर्णय है, वो निर्णय प्रशासकीय निर्णय है और 15 दिन के अंदर अब उनको आवास खाली करना ही पड़ेगा और सरकार के द्वारा जो तय किया गया जो आवास है, वहाँ उनको जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए इन तमाम पॉलिटिकल मुद्दों पर। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी और इन तीनों विषयों पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।